हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका टेस्ट पेपर थर्ड लिया गया था पिछली फ्राइडे को, जबकि मैं थोड़ा सा बीमार था। मैं पेपर चेक नहीं कर पाया, कुछ गलतियां होंगी छोटी छोटी इस पेपर में, लेकिन वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊं कि चलिए हम नीचे से ही आएंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर का पोर्शन है जो कि मैं पढ़ाता हूँ और मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम नीचे से ही आएंगे 120 क्वेश्चन। तो हम नीचे से देखेंगे, सबसे पहले पता है कौन सा पोर्शन है? ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है। और आपको पता है ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपके फिस्कल पॉलिसी में है और बजट में है। थोड़ा सा बजट में हम पिछले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे बजट में, तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी और बजट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले 120th क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा? 120th क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। कैसे? हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है भाई? जब आप प्रिंट करते हो नई करेंसी, उसी को बोलते हैं ना हेलीकॉप्टर मनी। कितनी अच्छी तरह से हमने ये पढ़ा हुआ है। फिस्कल फेडरलिज्म, देखो फेडरलिज्म, स्टेट और सेंटर की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था रिसेप्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बहुत आसान है। और उसके बाद है फिस्कल स्टिमुलस। देखो फिस्कल स्टिमुलस मतलब इनिशियल बूस्ट देना, ठीक है ना, ताकि रिसेशन का रिकवरी हो जाए। ये गवर्नमेंट देता है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल स्टिमुलस में, ओके। और उसके बाद है फिस्कल शेप इज हाई ड्यू टू, अच्छा बताओ मुझे, यहां पे शेप लिखा है भाई यहां पे लिखना था फिस्कल स्पेस, ये गलती यहां पे करना आप, ये आपको पता ही होगी क्योंकि ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो ऐसे नहीं कि आप, पता है आप में से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पेपर मैंने चेक किया, आपने 120 में से 120 किया है। मैं हैरान हुआ। इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा था, जीके का पेपर बहुत अच्छा था और कंप्यूटर का पेपर बहुत अच्छा था। कुछ बच्चों ने बराबर सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो पता है आपको, एक बच्चे ने ये भी लिखा है सर शेप की करेक्शन है, तो आप करेक्शन कर पा रहे हो पेपर को, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब ये वाला क्वेश्चन है फिस्कल स्पेस है, ये शेप नहीं है, स्पेस है। इज हाई ड्यू टू, ये हाई है, पता है कैसे? क्योंकि मोर रिसेप्ट साइड ऑफ द बजट ज्यादा है। से रिसेप्ट साइड ऑफ द बजट जब ज्यादा होता है तो फिस्कल स्पेस ज्यादा ही होता है। तो इसको आएगा ये, इसको ये, इसको ये और इसको ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फिस्कल मार्क्समैनशिप क्या होता है। फिस्कल मार्क्समैनशिप होता है, आप सबको ये पता ही होगा। इसका आंसर मैं पहले आपको बताता हूं, इसका आंसर है दोनों। कैसे सर? बोथ, ए भी आएगा सी भी आएगा। कैसे? देखो फिस्कल मार्क्समैनशिप, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये बोथ। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया। चलो भाई इसी क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ये कैसे लिखा है यार? टाइपिंग वाले ने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, चलो कोई मसला नहीं। ये चीज़ें होनी चाहिए पेपर में ताकि आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ मिले आपको, कि गलत लिखा है तो क्या करे, कैसे रेजिस्टेंस बढ़ाए। देखो भाई, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का एम क्या था? उसका एम था दोनों, मतलब रिड्यूस करना बोरिंग साइड और रिड्यूस करना फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। फिस्कल मार्क्समैनशिप रेफर्स टू, उसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर मैं आपको बताऊं, ये आएगा डी, बोथ ए एंड सी। कैसे? ए भी आएगा सी भी आएगा। फिस्कल मार्क्समैनशिप रेफर करता है एक्यूरेसी ऑफ द गवर्नमेंट एडवांस बजट प्लानिंग कितना होगा, इसको आप टिक दोगे। बच्चे इसको देखेंगे तो टिक देंगे, बहुत सारे बच्चों ने, काबिल बच्चों ने किया हुआ है। लेकिन इसको भी देखो ना यार, कहीं ये भी तो सही नहीं है, ये तो सही है। अब डिफरेंस बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट प्रोजेक्टेड और एक्चुअल फिगर्स, वो भी तो फिस्कल मार्क्समैनशिप होता है। अरे मैंने आपको बोला जो एक्चुअल प्रोजेक्ट करता है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करता है, फिर एक्चुअल फिगर सामने आती है, उनमें आपस में डिफरेंस गैप कितना है, वही तो है फिस्कल मार्क्समैनशिप, जो कि दिखा रहा है एक्यूरेसी ऑफ द गवर्नमेंट की एडवांस प्लानिंग जो है वो कितनी एक्यूरेट है। अब ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ाई हुई हैं। 117 को आएगा आंसर बाई ये बोथ ए एंड सी। डी कैसे? फिस्कल कंसोलिडेशन और द पॉलिसीज आर्मड लिखा है भाई, एम्ड एट। बताओ मुझे एम क्या है? एम है रिड्यूस करना गवर्नमेंट का डेफिसिट। कैसे करेगा गवर्नमेंट का डेफिसिट रिड्यूस? जब आप एक्सपेंडिचर को कम करोगे, रिसेप्ट्स को इंक्रीज करोगे, तो दोनों के दोनों सही हैं। इसलिए आप सब बच्चों ने, मतलब बहुत सारे बच्चों ने, सब बच्चों ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने ये देखा, हाँ भाई टिक दे दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। हमारा मकसद यहाँ पे आपको समझाना नहीं, सिखाना नहीं, आपको ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव्स में ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता। तो इसको भी देखो ना, कहीं ये तो ना आए। क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम किए जाते हैं ताकि आपके दिमाग को लगे ये तो सही है, बात खत्म। मम्मा पापा हमने 100/100 किया, फिर लास्ट में 100/10,
सॉरी, ठीक है ना। अच्छा भाई, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, 116th क्वेश्चन, मोनेटाइज्ड फिस्कल डेफिसिट इज दैट पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस आउट ऑफ। ये बहुत आसान है, सभी बच्चों ने ये किया हुआ है। बोरोइंग फॉर फ्रॉम आरबीआई, ये मोनेटाइज्ड फिस्कल डेफिसिट होता है वो पार्ट जो बारो किया जाएगा आरबीआई से, डेफिसिट का वो पार्ट जो बारो किया जाएगा आरबीआई से। अच्छा भाई, जीरो प्राइमरी डेफिसिट इज, ये बहुत आसान है, लेकिन बच्चों ने फिर से जल्दी 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 क्वेश्चन करके गलती की है। कैसे? जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या है? जब फिस्कल डेफिसिट या बोरिंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेड। फिस्कल डेफिसिट या बोरिंग, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बोरिंग ही होता है भाई। मैंने आपको बोला ना, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरिंग होता है। फिस्कल डेफिसिट जितना हो उतनी बोरिंग करनी पड़ती है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट और बोरिंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेड। अगर फिस्कल डेफिसिट या बोरिंग इंटरेस्ट पेड के बराबर है, उसको बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। ये भी आएगा सर, कहीं ये भी तो ना आए जब प्राइमरी डेफिसिट हो जीरो। प्राइमरी डेफिसिट खुद किसके बराबर है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड या बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेड, व्हेन प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों आएंगे। देखो भाई, ये आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आप लोगों को लगेगा सर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। लेक्चर देखे हैं ना तो आपको लगेगा सर इतने लेट क्यों पढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी करो सर, ये तो सब कुछ आता है हमें। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, ये बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है? जीरो प्राइमरी डेफिसिट तो आपको पता चला, दोनों के दोनों आएंगे तो बी आएगा आंसर, ठीक है ना। 114th का आंसर आएगा, पहले मैं आंसर ही बताता हूं, सी आएगा, ठीक है। कैसे सर? प्राइमरी डेफिसिट है बराबर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड, ये तो सही है, मगर भाई फिस्कल डेफिसिट होता है बोरोइंग के बराबर, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेड भी सही होगा, मतलब सी आएगा। क्वेश्चन हम इसी तरह बना रहे हैं जिस तरह से आपको गलत हो जाए। हम चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाए, फिर भी बच्चों ने क्वेश्चन किए हुए 120/120 कुछ बच्चे कर रहे हैं। ग्रेट हो आप, ग्रेट हो आप, ग्रेट हो आप। देखो भाई, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू, इसका आंसर पता है क्या है? ये है भाई आंसर। अब बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा होगा, क्यों? क्योंकि किसी किसी बुक में थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, लेकिन हम है ना क्लियर करने के लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? देखो, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स रिसीव्ड, ग्रांट रिसीव्ड, अरे भाई क्या लिखा है इसने, इसको लिखना था बाय सेंटर फॉर कैपिटल क्रिएशन, ठीक है। चलो भाई, अब आपको दूर से ही लगता है कि जो हमारा टाइपिंग, वैसे टाइपिंग वाले की गलती नहीं है, मैं बीमार था, मैं पेपर को चेक नहीं कर पाया, मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। मैंने आपको कुछ दिनों से लेक्चर भी नहीं दिए हैं, एक एक ही लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है, वरना मैं 2 या 3 देता था आपको लेक्चर। देखो भाई, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स रिसीव्ड बाय सेंटर फॉर कैपिटल क्रिएशन, बच्चों को लगेगा ये सही है, लेकिन नहीं, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, ये वो ग्रांट्स नहीं होते जो सेंटर रिसीव करे ना, ये ग्रांट्स होते हैं जो स्टेट्स रिसीव करे, और स्टेट्स कैपिटल क्रिएशन के लिए वो इस्तेमाल करे। स्टेट्स को मिलेगा रेवेन्यू में, लेकिन स्टेट्स इस्तेमाल करेंगे कैपिटल में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे ये इसको लिखते हैं, भाई ये तो गलत है मेरे भाई, ये सही है। अब इसका आंसर 113 का आंसर बी है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स रिसीव्ड बाय स्टेट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद है 112 क्वेश्चन, ये है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेट, हाँ, एसेट कैसे डिक्रीज होती है, लायबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है बजट में। अब इसका आंसर मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, मुझे याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को। हाँ भाई, मतलब एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब एसेट मेरे से जा रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो रिसेप्ट्स है, रिसेप्ट्स मतलब ये रिसेप्ट होगा या ये रिसेप्ट होगा। अब एसेट और लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है तो कैपिटल 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 रिसेप्ट ही है, यही आंसर है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, यहां पे भी बच्चों ने गलती की है, कुछ बच्चों ने, ज्यादा बच्चों ने नहीं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसेप्ट्स, इसको टिक दिए। भाई मेरे ये गलत है, अरे भाई मेरे पूरा ध्यान दे दो, ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से ध्यान दे दो, ये गलत है, इसको टिक नहीं देनी। इसका आंसर है ये बी एंड सी। देखो भाई, फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है बोरोइंग के, जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतना बोरोइंग होता है, उतनी बोरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बजट को बराबर करना पड़ता। अरे भाई, पैसे एक्सपेंडिचर होंगे 10 रुपए तो रिसेप्ट्स होंगे 5 रुपए, तो बाकी के 5 रुपए कहां से आएंगे? बोरिंग से। चलो ये चीजें तो मैंने आपको समझाई है। फिस्कल डेफिसिट निकलता है लास्ट में बोरिंग से। कैसे निकलता है बोरिंग? हम 2-3 एग्जांपल्स मैंने दी थी लेक्चर में। फिस्कल डेफिसिट होता है बोरिंग के बराबर, तो यहां पे सही दोगे आप टिक, लेकिन नहीं, आप कुछ बच्चों ने ये दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। ये कुछ बच्चों ने दिया, या आप सही हो, लेकिन आप इसको भी तो देखो ना, कहीं ये भी तो नहीं सही है। हाँ, ये भी सही है। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर
माइनस, यहाँ पे एग्जामिनर को माइनस लिखना था, आपकी गलती नहीं है, एग्जामिनर ने ये टाइपिंग वाला, उसकी भी गलती नहीं है, मैंने बोला मैं बीमार था, मैं नहीं देख सका, सॉरी। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, फिर रेवेन्यू रिसेप्ट्स प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसेप्ट्स, ये आएगा भाई, ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसेप्ट नहीं। अरे भाई नॉन डेब्ट कैपिटल रिसेप्ट की बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो उसका क्या, जो बाकी रिसेप्ट्स है उसका क्या, उसको कहां पे आपने रखा, आपको लिखना था रेवेन्यू रिसेप्ट्स प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसेप्ट्स। भाई मेरे ये आंसर सही है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसेप्ट्स और जो नॉन डेट वाले कैपिटल रिसेप्ट्स है, बोरिंग के बगैर वाले पैसे हैं। अब ये भी आएगा, ये भी आएगा, बोथ बी एंड सी आएगा। ये था इकोनॉमिक्स का पोर्शन। अच्छा एग्जाम, मतलब अच्छा पेपर था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा आसान हम देते ही नहीं, क्योंकि आसान चीज़ें तो आप सबको आती हैं, वो तो हम पढ़ाते हैं मज़े में, वो तो हमको पता है। आर्टिकल 110 क्वेश्चन हम चलेंगे। चलो भाई 110th क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। आर्टिकल 23 ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मीन्स। अरे भाई ये भी बच्चों को गलत हो गया है, पता कैसे, क्योंकि ऊपर से बच्चे पढ़ते हैं। हमारा मकसद है ऊपर से आपको ना पढ़ाना। हम डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप टॉप करो। इसको टिक दिया है बच्चों ने। अरे भाई यहां पे ओनली लिखा है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वुमेन चिल्ड्रन, और मैंने बोला था 3 बार लेक्चर में बोला था मेन भी है, मेन को कहां रखा गया, ओनली है, तो ये गलत है। सर फिर कौन सा सही है, प्रोस्टिट्यूशन सही है, देवादासी सही है, देवादासी स्लेवरी सही है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो बी सी डी आएगा। देखो कैसा सवाल है, बच्चों को लगता है ये आएगा, लेकिन मेरे भाई ये आएगा ही नहीं। इसमें मेन को हमने निकाला, वुमेन एंड चिल्ड्रन ओनली का मतलब कोई और नहीं भाई। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन भी है, वहां पे मेन भी मैंने बोला था लेक्चर में, तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आंसर है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रिलेटेड टू एजुकेशन अमेंडेड विच पार्ट, उसने कौन सा पार्ट अमेंडमेंट किया, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा फंडामेंटल राइट्स। सर एक आर्टिकल 21 इंट्रोड्यूस हुआ, भाई मेरे इसमें भी अमेंडमेंट हुआ, मैंने आपको लेक्चर में बताया कि इस अमेंडमेंट ने ऊपर से एजुकेशन के मामले में भी एक ही अमेंडमेंट ने इसको भी चेंज लाई। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको भी चेंज लाया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने डीपीएसपी को भी चेंज लाया, वो भी सिर्फ एजुकेशन के मामले में ही। तो आपको ये समझना है, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आउट ऑफ कंट्री इज रिलेटेड टू, अब मूवमेंट, राइट ऑफ मूवमेंट बच्चों के दिमाग में है सर, राइट ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19, क्योंकि मूवमेंट के बारे में बात है। लेकिन मेरे भाई मैंने आपको लेक्चर में बोला था वो इनसाइड कंट्री है, आउटसाइड कंट्री ये है। तो जो हम पढ़ाते हैं उसमें कुछ खास हमेशा ही होता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन ही है ना, कुछ आसान क्वेश्चन है, आगे आपको देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन भी है। क्यों, क्योंकि बच्चों का डिप्रेशन भी नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं, इतने मुश्किल क्वेश्चन है, इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों ने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। मैं तो बड़ा इंप्रेस हो गया भाई, मेरे जो हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं उनसे मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ ऑलरेडी। अब ये तो ठीक है, उसके बाद है राइट टू स्ट्राइक एंड ब्लॉक रोड इज, बताइए भाई। अच्छा राइट टू स्ट्राइक करके ब्लॉक रोड करना, ये कौन सा राइट है? राइट टू स्ट्राइक एंड ब्लॉक रोड इज, ये कौन सा, ये लीगल राइट है क्या? देखो लीगल राइट टू स्ट्राइक ही है, ब्लॉक रोड फंडामेंटल राइट नहीं, लीगल राइट नहीं, वो मैंने बोला था इलीगल है, इसलिए इसका आंसर इलीगल आना चाहिए। क्यों, यहां पे क्वेश्चन ज्यादा पूरी तरह ठीक भी वैसे नहीं लिखा है, लेकिन चलो देखिए एसएसबी भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। राइट टू स्ट्राइक एंड ब्लॉक रोड, स्ट्राइक करके ब्लॉक रोड करना, ठीक है, ऐसे सवाल होना चाहिए था वैसे। तो स्ट्राइक करके ब्लॉक रोड करना वो क्या लीगल राइट है? भाई ब्लॉक रोड आया ना तो लीगल राइट का कॉन्सेप्ट खत्म। राइट टू स्ट्राइक लीगल राइट था, फंडामेंटल राइट तो बात ही नहीं राइट टू स्ट्राइक की, ये डायरेक्ट इलीगल है। राइट तो छोड़ो, ये तो डायरेक्ट जुर्म है ब्लॉक रोड करना। सेकंड मोस्ट वाइडली इंटरप्रेटेड आर्टिकल, मतलब जिसको वाइडन स्कोप दिया हुआ है कोर्ट्स ने फंडामेंटल राइट्स का, वो क्या है? आफ्टर 21 वो क्या है? देखो 21 सबसे ज्यादा उसका वाइडन किया है स्कोप, वाइडली इंटरप्रेटेड है वो। 21 में बहुत सारी बातें हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? हर एक बात जो मैं आपको सवाल में पूछता हूं ना, ये मैंने लेक्चर में 2-2, 3-3, 4-4 बार बोली है। तो ये है
अरे कहाँ, सॉरी। तो आर्टिकल 19, सॉरी आर्टिकल 19 ही है, हाँ 106 को, हाँ आर्टिकल 19 ही है, हाँ आर्टिकल 19C 106, बिल्कुल आर्टिकल 19 ही है। उसके बाद आर्टिकल 16 मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड, और क्या आएगा? अब बच्चों के दिमाग में होगा डिसेंट, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा रेजिडेंस, मगर मैंने बोला भाई ये दोनों आएंगे। कितने ग्राउंड्स थे? 7 ग्राउंड्स है। डिसेंट ही नहीं रेजिडेंस भी है तो बोथ आएंगे, डिसेंट ही नहीं रेजिडेंस भी है तो बोथ आएंगे। और उसके बाद विच आर्टिकल परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड, हाँ आपको ट्रू फॉल्स करना है। अब आपको ट्रू फॉल्स करना है, अब मैं आपका दिमाग चेक करूंगा। अरे भाई ट्रू फॉल्स के ये 4 क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन तो करें। कौन सा आर्टिकल परमिट कर रहा है रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन? क्लासिफिकेशन करो, एससीज एक है, एसटीज एक है, वुमेन एक है, चिल्ड्रन एक है, हैंडीकैप्ड एक है। अरे भाई आप करो क्लासिफिकेशन मगर फॉरबिड क्लास लेजिस्लेशन। एससी के अंदर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्लास लेजिस्लेशन। हाँ भाई आप करो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मगर इनके दरमियान अंदर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वुमेन को आप अलाइक ट्रीट करो मगर वुमेन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन मत करो। हैंडीकैप्ड वालों को सबको आप एक जैसा, हैंडीकैप्ड वालों को आप एक जैसा मानो लेकिन उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन मत करो। इसी को बोलते हैं फॉरबिड क्लास लेजिस्लेशन। अरे वो तो आर्टिकल 14 ही है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो तो नहीं है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज तो यही बोल रहा। 103rd क्वेश्चन, विच जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट? हाँ बताइए मुझे। अरे भाई रिट लिखना था भाई, विच लिखा है, रिट लिखना था, रिट। कमाल है, कोई बात नहीं। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट, बताओ मुझे कौन सी है, ये सही है कि गलत? क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है ना, विच भी सही होता फिर हमें डैश में कुछ लिखना था, वहां पे हमें टेरिटोरियल ये लिखना था जुरिस्डिक्शन, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स आपको बोलना है। ट्रू है कि फॉल्स है? सर रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से कम होता है। ये तो सर आपने कम से कम 5 बार बोला होगा, तो याद रखना रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट, फॉल्स। सम फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ओनली, क्या ये सही है? हाँ सर कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ है, हाँ आपने बोला, लेकिन ओनली लिखा है। ओनली मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट है, फॉर एग्जांपल 23 अगर फंडामेंटल राइट है तो वो सिर्फ प्राइवेट के खिलाफ है। भाई नहीं, ओनली लिखा है, इसलिए ये फॉल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक फंडामेंटल राइट स्टेट के खिलाफ है, कुछ फंडामेंटल राइट प्राइवेट के खिलाफ भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये आर्टिकल 23 प्राइवेट के खिलाफ ही है, ओनली लिखा है ना। ओनली मतलब कोई फंडामेंटल राइट सिर्फ प्राइवेट के अगेंस्ट है, नहीं। अरे हर एक फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट है, हर एक फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट है। यहां पे लिखा है सिर्फ ओनली। सम फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ओनली, क्या ये सही है? अरे भाई ये गलत है। क्यों? हाँ कुछ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल है, लेकिन ओनली का मतलब है कि स्टेट के लिए नहीं है, स्टेट के खिलाफ नहीं है। भाई जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सबके सब स्टेट के खिलाफ है, कुछ है प्राइवेट के खिलाफ। अगर ये ओनली ना होता तो ये सही होता, ओनली की वजह से ये गलत है। क्यों? ओनली बता रहा है स्टेट के खिलाफ वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मैंने बोला स्टेट के खिलाफ सारे। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट, क्या ये सही है? हाँ सर सारे फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट है। कुछ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी है, लेकिन ओनली यहां पे है, इसलिए ये गलत है। सारे फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट है, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट है। इन एडिशन टू दैट कुछ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट है। अब ये पढ़ो, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। सर फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं, ये तो सही है, आपको लगेगा, लेकिन लिखा है ऑल। ऑल का मतलब है क्या सारे के फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट है? क्या सारे के फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है? नेगेटिव का मतलब स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करना, स्टेट को रोकना, स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, स्टेट के खिलाफ। क्या सारे फंडामेंटल राइट्स स्टेट को रोकते हैं कोई एक्शन लेने से? रोकना,
रेस्ट्रिक्शन लगाना, भाई नहीं। कुछ फंडामेंटल राइट्स स्टेट को बोलते हैं एक्शन करो, लॉ बनाओ, उनके लिए वो बनाओ, उनके लिए ये करो। तो सारे फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन कैरेक्टर है, सारे नहीं। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पॉजिटिव भी है, स्टेट को बोल रहे हैं करने के लिए काम, तो ये भी गलत है। ऐसे सवाल है, ऑल से ये गलत बन जाता है, नहीं तो नॉर्मली नेगेटिव इन कैरेक्टर ही है फंडामेंटल राइट्स। यहां पे तो सही है, ये ओनली से ये गलत बन जाता है, नहीं तो सही था। अब ये तो ठीक है सर, आ गया समझ। क्राइटेरिया फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन हमने पढ़ा है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में बहुत अच्छी तरह से। बता मुझे, कॉमन फेथ होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नेम होना चाहिए, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबोव। अच्छा, यहां तक आपको क्लियर तो हुआ होगा, है ना। अब ये सवाल, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन? भाई इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 26 आएगा आंसर। समझाया है, हर एक बात मैंने समझाई है, एक भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपको नहीं समझाई। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 स्टेट, भाई मुझे टैक्स के बारे में बात है। 27 आर्टिकल क्या बोलता है? स्टेट नहीं यूज कर सकता टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। बच्चों को लगा ये सही है, बाकी ध्यान में नहीं देते। अरे बाकी तो पढ़ो मेरे भाई, बाकी तो पढ़ो। बाकी क्या लिखा है? कैन यूज फी फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वो फी यूज कर सकता है, ये भी सही है। मैंने बोला ये भी सही है। क्या ये सही है? टैक्स को यूज कर सकता है फॉर प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन, ये भी सही है। तीनों सही है। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, डी वाला पार्ट। न ये आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि तीनों सही हैं। आर्टिकल 27 के अंदर टैक्स को यूज भी कर सकता है स्टेट, मगर उस टाइम सारे रिलीजन्स को प्रमोशन के लिए। फी को इस्तेमाल कर सकता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। बताए मुझे आर्टिकल 14 से 18। कितना आसान है। हाँ 95 का आंसर आएगा। पहले मैं आंसर ही बोलूंगा, सी 2, 3, 4। क्यों? राइट टू इक्वालिटी में 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 13 तो नहीं है भाई। 13 तो है वो लॉ जो बनाया जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट। अब आसान क्वेश्चन आएंगे। कौन सा अमेंडमेंट डिलीट हुआ राइट टू प्रॉपर्टी? 44th। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिलीट? अरे भाई क्या सवाल पूछते हो सर, क्या सवाल पूछते हो। हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? वो तो है सुप्रीम कोर्ट, या अगर कोर्ट लिखा हो तो कोर्ट भी आप लिख सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही लिखना आप अगर दोनों हो। Which of the following is not granted by the Constitution of India at present? अभी फंडामेंटल राइट ये वाला नहीं है। अगर किसी ने ऑफेंस किया और उसको बोल रहा है कि अपने खिलाफ गवाही दे दो, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 आएगा। 89 को ए आएगा। फिर है 88 को डी आएगा। कैसे? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, डी है ना। उसके बाद है 87 को भी डी आएगा। गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो जुडिशरी तो लिखा है ना। सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? बता मुझे। ये नहीं है। कौन सा नहीं है? ये भी तो है। ये तो नहीं है फंडामेंटल राइट्स, ये तो अब लीगल राइट है। बात खत्म। ये हु इज अच्छा, किसने बोला हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी? बी आर अम्बेडकर ने बोला भाई। Which of the following courts is responsible for the? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, दोनों में आप चले जा सकते हो। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Which of the following writs examining the functioning of subordinate courts? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को देखो आपके लोअर कोर्ट ने क्या गलती की, वो आप सरशोरी में कर सकते हो। 83 को आएगा सी। और उसके बाद है 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोर्ट इशू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? बता मुझे। बहुत आसान सवाल है। अरे भाई रिट ही तो इशू करते हैं। अच्छा, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बता मुझे कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये नहीं है फंडामेंटल राइट, ये नहीं है। राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये तो भाई डीपीएसपी है। अब यहां तक तो क्लियर हुआ। 80 का जवाब, एक को शायद बीच में गलती हुई थी ना। 80 का जवाब क्या है बता मुझे। 80 का जवाब है ए, रजिस्टर।
ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं लगता बच्चों ने कंप्यूटर के क्वेश्चंस किए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे बच्चों में। तो इसका आंसर है ये। अब मैं थोड़ा सा थक गया, अब आप मुझे बताना कि कंप्यूटर का भी वीडियो चाहिए क्या, तो अब मैं आपके लिए बनाऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास बात कहना चाहूँगा कि जब आपका ये सारा सिलेबस मैं ख़त्म करूँगा ना, तो आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत होंगी। कुछ टॉपिक्स में कोई कमी रह गई, उनके लिए कोई खास बात बोलूँगा। कहीं कहीं पे लूप होल मुझे लगा भाई, कहीं पे कोई गुंजाइश है कुछ और बोलने की, तो और भी बोलूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके भाई, ये डिस्कशन था। आप कंप्यूटर मुझे लगा सारे बच्चों ने कर लिया है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। बाय।